हाय एंड अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सब लोग अपने माइक्स एंड कैमरास म्यूट कीजिएगा। लेट अस वेट फॉर 2 more minutes सो दैट अदर पीपल कैन जॉइन इन। हाय एवरीवन। आज टॉक सीरीज का हमारा फर्स्ट दिन है और आज हमारे साथ गेस्ट लेक्चर के लिए नितिन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ में हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टूडियो में। साथियों, दो बातें मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा। आप सब लोग अपना माइक एंड कैमरा ऑफ रखिएगा। ये एक मॉडरेटेड सेशन है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इनफॉर्मल वे में डिस्कशन करें ताकि वो सबके लिए सहज और सुलभ हो। इस सेशन के एंड में आप लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हम एक ऑर्डर के हिसाब से नितिन जी से सवाल कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में हमारे आज के सेशन के लिए आपने समय दिया है। नितिन जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं। मैनेजमेंट में एक अच्छी एमएनसी में बहुत अच्छी सैलरी पर काम करते हुए डिसाइड करना कि बॉम्बे में जाना है, फिल्म मेकिंग करनी है, फिल्म डायरेक्शन। तो क्या विचार थे, मैं जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल स्ट्रगल के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, और कैसे आपने निर्णय किया कि नहीं, अब फाइनल है, मैं बॉम्बे जाकर के ही काम करूँगा। ओवर टू यू नितिन जी। नितिन जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने माइक्स एंड कैमरास म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि सेशन के बीच में उससे व्यवधान आता है। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है नितिन जी आपको? हाँ। नितिन जी, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कॉल ओवर इंटरनेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी आवाज़ आप तक आ पाएगी। क्या आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए समय देने के लिए। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, आप मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, एक बहुत अच्छी एमएनसी में अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहे थे, और इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ करके बॉम्बे में जाना, फिल्म मेकिंग के लिए डिसाइड करना, और बॉम्बे की स्ट्रगल। तो मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल फेज ऑफ स्ट्रगल के बारे में। इसके मुझे स्ट्रगल वो बहुत मतलब इजी नहीं था डिसाइड कर पाना। सबके पेरेंट्स को और जो है समझाना था कि कैसे जा रहा है। बट आपने झूठ बोला और कि बहुत लगती है और गया 2 साल समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए कैसे करूँ। तो वो 2 साल अभी भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल आपको रहना है तो पैसा भी चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोगों से कांटेक्ट करना, एक अचानक से एक फोन बना, उसके थ्रू पूरे कॉल आया कि जो है कहीं पर टीवी में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो पीसीआर होती है। हाँ, जी। भागता हुआ गया, उन्होंने बोला कि ज्वाइन करना है तो तुरंत ज्वाइन कर दिया कि ज्वाइन स्टार्ट हुआ, मतलब उससे स्टार्ट हुई लर्निंग टीवी पे ही हुई था। मैंने 2 टीवी शो किए और क्या नाम है उसके बाद
उसके बाद फिर मुझे फिल्म करनी थी, तो जो है मेरे एक फिल्म के थ्रू मुझे फिल्म मिली। और आफ्टर देन फिर चलता रहा। पहली फिल्म मिली, फिर दूसरी मिली, फिर कुछ काफी लोग बम्बई में बहुत कुछ करते रहते हैं, मतलब छोटे वीडियो यूट्यूब के लिए और इधर उधर, तो उनके साथ लगा रहा। कहीं पैसे मिलते थे, कहीं नहीं मिलते थे, कहीं पे क्रेडिट मिलता था, नहीं मिलता था, बट ये कि काम करना था, सीखना था। बिकॉज मेरा कोई मतलब कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, ना तो स्टडी में, ना तो फैमिली में। तो कर करके सीखा। आफ्टर देन अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो लाइंड अप हैं, जो बिकॉज ऑफ कोरोना पोस्टपोन है। जी। मोस्ट प्रॉब्ली अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज लाइक यही जर्नी थी। काफी कुछ देखा, काफी कुछ सीखा, बट ये था कि हाँ करना है तो रुकना है। तो आई वॉज जस्ट देयर। ओके। जो पहला बिग ब्रेक था, मतलब बॉम्बे आने के बाद और पहले बिग ब्रेक के बीच में, ये मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो मैं देखता हूँ जितना भी किसी व्यक्ति को काम चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप तुरंत गए वहाँ पे, आपने एक पोजीशन देखी, ईमेल आईडी देखी, अप्लाई कर दिया। शुरुआत के दौर में आपके लिए उस स्ट्रगल के क्या मायने थे? आप किस तरीके से पहुंचे अपने पहले ब्रेक तक? जब मैं बम्बई गया था तो व्हाट्सएप था, बट इतना ज्यादा नहीं आया था। मतलब एवरीबडी इज नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। हाँ, फेसबुक था, बट मेरा मतलब ये था कि 2 साल तो लग गया मुझे जानने में कि मैं किससे मिलूं। उसके बाद फिर जो मुझे पहला काम मिला, मतलब बिग ब्रेक ही मैं मानूंगा उसे, क्योंकि मैंने उसी से सब कुछ सीखा। और जो डायरेक्टर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका पूरा जो टीम था बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने सबने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत काम करवाते थे। मतलब सबके काम मैं करता था, बट ये कि हाँ मुझे मजा आता था, क्योंकि मुझे वो काम करना था और मुझे सीखना था। आफ्टर देन मेरे मतलब बड़े भाई जैसे हैं, उनके थ्रू ही मुझे एक फिल्म मिली। और मतलब ओवरऑल मुझे फिल्म ही करनी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरा बड़ा ब्रेक था। और काफी कुछ मतलब फिल्म कैसे बनती है वो उस फिल्म से ही मैंने सीखा। मतलब स्क्रैच टू मतलब फिल्म रिलीज तक आई वाज अ पार्ट ऑफ टीम। और ईच एंड एवरीथिंग, प्री प्रोडक्शन, शूट, पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, एवरीथिंग, एडिट में कहाँ क्या होता है, उसके बाद रिलीज के लिए कितना दौड़ना पड़ता है, किससे मिलना पड़ता है, कितना लोगों से बात करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब वो मेरा सबसे मेन था। यहाँ सभी ज्ञानी है करके फिल्म आई, थोड़ी सी साल रिलीज हुई थी। जी जी। काफी मेहनत के बाद डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की बनाने में भी, और रिलीज करने में भी उनको 2 साल लग गए, 2 से 2.5 साल। जी तो उसके बाद धीरे धीरे करता गया, करता रहा, कर रहा हूँ, अब भी रहा हूँ। जी। आपकी परमिशन हो तो यहाँ सब ज्ञानी है पे मैं और बातचीत करना चाहूँगा। क्या मैं उसका ट्रेलर यहाँ पे दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ, एकदम, मैं क्यों नहीं दिखा। जी जी। अच्छा, आपने जो है गड़े धन के बारे में बताया है महाराज जी। रातों की नींद जो है ना वो हराम हो गई है। अब प्रॉपर्टी हम बेचना चाह रहे हैं, और जो अम्मा है वो उसमें डेरा डाले बैठी हुई है। दोनों मम्मी खुदाई दस्तक दे रही हैं। एक तो लक्ष्मी मम्मी, दूसरी तुम्हारी मम्मी। पुन्नू का फोन आया था, 30 लाख दिलवा देगा इस प्रॉपर्टी के। अभी नहीं बेचेंगे। क्या जीजा, मंजू दीदी सब बता अबे चुप रहो यार। सुनो सुनो, गड़ा धन मिलने वाला है, पूजा सफल हो गई है। ये शादी की रेट लिस्ट है। वो हमको अभी तक क्या लग रहा था कि ये जो है सुनामी में जो पीड़ितों को दान दिया जाता है उसकी लिस्ट है। एक खास पार्टी है करोड़ों की, तुम कहो तो कल ही भिजवा दें। हाँ भेज दीजिए। अरे गोली आ गई। कौन है वो लोग?
और वो जोकर कौन है जो मुझे घूरे जा रहा है? लड़की का ब्याह जैसे बड़े घर में करोगे वैसे ही बड़े घर से घर में बहू आएगी। पक्की है शादी। ये नायाब सेठ है सीतारामी। थोड़ा सा एडवांस ज्यादा देना पड़ेगा। लड्डू 1 एसएफपी में पूरी शादी निपट जाएगी। 60% एडवांस चाहिए हमें, तब तो ये ऑर्डर हमारी तरफ से डन, वरना कैंसिल। अरे जीजा मुबारक हो। अम्मा आई हैं। अम्मा जो है गड़े धन के बारे में जिक्र करती रहती थी, लेकिन जब जरूरत है तभी देने आई। अम्मा कैसी हो अम्मा? ये अम्मा भेष बदल के काहे आ रही हैं? दादी बचो। सच में घर से भाग जाऊंगी। अम्मा जो है सपने में आती तो बहुत है, लेकिन बता नहीं रही है कि गड़ा धन है कहानी है और यहाँ सभी ज्ञानी हैं। एक बहुत ही अच्छी कॉमिक टाइमिंग वाली फिल्म मैं कहूँगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि एक मंझे हुई अदाकारी भी नज़र आई है। जैसा कि आपने बताया, इस फिल्म को बनाने में और फिर वितरण करने में 2 साल का समय लगा। तो क्या आप अपना कुछ अनुभव जो ऑन द सेट, ऑन द लोकेशन रहा, प्री प्रोडक्शन और राइटिंग के बारे में, जो आपका अपना निजी अनुभव रहा है, क्या वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब पहले दिन मैं पहुंचा और मैं किसी को नहीं जानता था। वहां जाके पता चला कि पूरी की पूरी टीम ही नई है। अच्छा। मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, प्रॉपर फिल्म नहीं बनाई थी उससे पहले। और हमारे जो टीम थे उन्होंने एक फिल्म बना रखी थी और कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो अगर प्रॉपर क्या नाम है एक्सपीरियंस की बात करूँ, सेट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मतलब आई थिंक मुझे और चीफ एडी को ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था डायरेक्शन टीम में सेट का, और डायरेक्टर को भी एक्सपीरियंस था। तो मतलब हर मोड़ पे कुछ सीखने को मिल रहा था। कभी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी डायरेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, कभी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी लोकेशन हंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग हर जगह हैं, और कहीं ना कहीं मतलब उस फिल्म से मैं बहुत कुछ सीखा। अभी पार्ट सीखा, मतलब कॉस्ट्यूम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या, मतलब अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो कैसे आप कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो कहीं से भी सोर्स कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसा उतना नहीं है और मान लीजिए कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं मिल रहा आपको कोई पर्टिकुलर उस जगह पे, हम लोगों ने कानपुर में किया, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। मतलब वो सीखा मैंने कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे इवन मतलब अभी लोकेशन फाइनल है, अभी एक पोर्शन खाली जा रहा है। लोकेशन का एक बहुत बड़ा हॉल था हमारे घर में, जैसे उसमें दिखाया भी गया लास्ट सीन में, इसमें है ट्रेलर में। तो वो हॉल एक जगह पे खाली हो गया था। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे भरा जाए। तो ये हुआ कि जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो बोथ हम कानपुर, उनके घर चलते हैं, उनके घर चल के देखते हैं उनके यहाँ क्या क्या फर्नीचर है, जो अच्छा लगेगा वो उठा लाएंगे। फिर ऐसे ही एक सीन में ऐसा हुआ कि यार फर्नीचर बहुत रिपीट हो गया है। तो अब हमारे प्रोड्यूसर ने बोला कि हमारे उनके रिलेटिव हैं, उनके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर है, मतलब उन्होंने अपने पसंद के लिए बनवा रखा है। लखनऊ में मतलब यूपी साइड, नॉर्थ साइड में घर होते हैं बड़े बड़े, तो लोग उसी हिसाब से फर्नीचर अरेंज करते हैं। तो फिर हम घर गए, तो उनके घर से इस तरीके से मतलब क्या क्या कर सकते हो आप, मतलब
कितने लेवल में घुस सकते हो। फिर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो हमारे जो डायरेक्टर थे सीखने को मिला कि मतलब एज अ फर्स्ट डायरेक्टर आप मतलब नॉन लोगों के साथ काम कर रहे हो, कैसे सबको मैनेज करना है। कई बार ऐसा होता था कि कभी कोई गुस्सा हो, कभी किसी एक्टर को कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसने सोचा कि मैं ऐसे करूं, सामने वाले को नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया सामने को एक्टर ने, तो डायरेक्टर सबको जो है कुछ तरीके से समझा सकता है क्योंकि डायरेक्टर कैसे चीज का मसला हो सकता है। तो आई लर्न फ्रॉम हिम। इस तरीके से काफी कुछ है। कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो यूपी भाई काफी मतलब बहुत पुराने जमाने से इंडस्ट्री में है और मतलब उनकी एक अलग स्टोरी थी, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। मतलब वो ही इज लाइक 50 year old and I am like 30 year old and a 3 year gap but still तो पहली बार मिले तो आई फेल्ट कि like he is just like a friend। तो इस तरीके से मतलब काफी कुछ सीखा उनसे, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ सीखा। तो हाँ मतलब वो फिल्म मेरे लिए बहुत ही मतलब बोलते ना कि मतलब अगर आप अचानक से किसी बड़ी जगह चले जाते तो एक अलग एक्सपोजर होता, बट ये कि हाँ आप एकदम डाउन लेवल पे थे और आपने हर पॉइंट से सीखा और आज वो मुझे बहुत काम आता। बहुत सही। नितिन जी, एक मेरा सवाल है। मैं काफ़ी स्टैंड अप शोज़ देखता हूँ कॉमेडी के, और दिल्ली में कैनवस क्लब है, वहाँ भी शोज़ में जाता हूँ। तो जो कॉमिक टाइमिंग होती है, मैं देखता हूँ कि वो अपना एक धारा प्रवाह, एक पुल बना के रखते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। सिनेमा की भाषा में आप एडिटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, और इतना तो मैं भी जानता हूँ और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उस ऑर्डर में जनरली हम शूट नहीं कर रहे होते, प्रोडक्शन लॉजिक के हिसाब से करते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कॉमिक टाइमिंग मैनेज करते हैं? मतलब एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसका पंच निकलने वाला है और आप बोलोगे भाई कट, मुझे दूसरा शॉट लगाना है। कैसे मतलब वो गैप ब्रिज करते हैं बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर फॉर द कॉमिक टाइमिंग? बेसिकली होता क्या है कि ये सारी चीजें रिहर्सल जब हम लोग करते हैं 3-4 डेज की हम लोग एक रीडिंग करते हैं, रीडिंग सेशन होता है हम लोग का जी बिफोर शूट। तो मोस्टली चीजें उसमें डिस्कस हो जाती हैं कि डायरेक्टर, क्योंकि सारे मेन एक्टर जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं एंड दे स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले करना स्टार्ट करते हैं एंड देन उसमें कई चीजें इवॉल्व होती हैं कि एक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है प्री डेवलप रहती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबसे कुछ चीजें आ जाती हैं, लगता है कि नहीं यार दिस थॉट केम एंड दिस विल वर्क। तो कभी कभी डायरेक्टर, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म में ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर दिमाग में थॉट आया, उन्होंने बोला कि नहीं यार ये थॉट चल रहा है बट अभी इसको वाइंड अप करो, आई वांट टू अनदर थॉट, इसको हम दोबारा देख लेंगे। ये थॉट आया मेरे को, ये मतलब शूट करेगा फिल्म में और इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्टर और कॉमिक जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है। सेम लोकेशन थी, सेम थॉट था, सेम सीन था, बट उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया। तो कभी कभी एक्टर को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि वो माइंडसेट पे होता है कि अभी मेरे को ये सीन मुझे इस तरीके से करना है, हम लोगों ने प्री डिसाइड किया और उसने कुछ अपना इवॉल्व किया होता है। हर एक्टर अपने तरीके से कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करके चलता है। तो अभी हम अचानक से उसको सीन दे दिया कि नहीं सीन सेम है बट अभी लोकेशन मतलब हम इसको इस तरीके से करना चाह रहे हैं, अभी आप इसको 10 मिनट लो, आप अपना उसको प्रिपरेशन करो एंड टेल मी एंड इस तरीके से। तो वो सारी बेसिकली मतलब सारी चीज़ पहले से प्री डिसाइड होती है, इसीलिए प्री प्रोडक्शन कहा जाता है कि थोड़ा लंबा टाइम दीजिए आप और बीच एंड सेट पे जाने से पहले आपकी हर एक चीज़ क्लियर होगी। जी नितिन जी, मेरा अगला सवाल, क्योंकि कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, लगभग जितने भी एक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं। मुझे तो खैर अपना हिंदी जो पुराना थिएटर, पुरानी कॉमेडी थी, चाहे वो जॉनी लीवर साहब हैं, गोविंदा साहब हैं, वो पसंद आते थे। आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है? मैं सिर्फ कॉमेडी के संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि मैं आपको एज ए बहुत अच्छा एक कॉमिक राइटर भी जानता हूँ। कॉमिक की बात करूं तो मैं जैसा मैं आपसे सहमत हूँ
मतलब बेस्ट ठीक है, मतलब अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा किसी भी सिनेमा को, और नो डाउट बुरा है ही नहीं, अच्छा ही है। बट मैं बचपन से जब मतलब बचपन से और एक एज तक जब बड़े हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अभी बर्थडे हो, तब तक जो सिनेमा देखा तो उसमें कहीं ना कहीं कादर खान, गोविंदा, अनपढ़, जॉनी लीवर, इन्हीं लोगों को देख के बड़ा हुआ। जी और गोविंदा का डांस और गोविंदा की कॉमेडी ये मेरी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी हमेशा से। मतलब आई वॉज अ गुड डांसर ऑल्सो, जी जी तो इट वॉज नॉट वॉज स्टिल आई एम अ गुड डांसर, ठीक है। जी। बट हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ, बट जहाँ पे करना होता है वहाँ करता हूँ, बढ़िया करता हूँ, लोग कहते हैं अच्छा करता हूँ, और शुरू से करता आ रहा हूँ। तो और उसके पीछे कोई और रीजन नहीं था, गोविंदा था। जी जी गोविंदा की फिल्म में मतलब मतलब दूल्हे राजा की बात करूँ अगर मैं, तो आप अभी चला दो, मैं पूरी फिल्म अभी देख लूंगा बिना भगाए। तो ओवरऑल वो कहूँ कि मेरा इंस्पिरेशन कादर खान के साथ की राइटिंग, उनकी जो टाइमिंग थी, जी और गोविंदा जी का जो अभिनय था, गोविंदा हुए आपका जॉनी लीवर हुए, शक्ति कपूर हुए, जी तो जी अभी भी मतलब अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर होता है ना कि पूछा जाता है कि आपको किसके साथ काम करना है, तो इट वाज लाइक कि कादर खान साहब तो नहीं रहे, बट हाँ आई वांट टू वर्क विद जॉनी लीवर एंड कादर खान एंड ये गोविंदा एंड शक्ति कपूर। चलिए, तो मैं इसी बात पे कुछ शेयर करना चाहूँगा, एक उसी फिल्म का सीन, और उस पर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। इस सीन के बारे में मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। अगेन वही सवाल जो थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, यहाँ सब क्या नहीं है एक्टर और डायरेक्टर के बीच टाइमिंग कोऑर्डिनेशन का। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एक मेजर कैमरा एंगल था जिसमें सारे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे मेजर चंक्स ऑफ देयर डायलॉग्स, इंटरमिटेंट कटिंग नहीं थी। जी, अगर आप लगा हुआ था। हाँ, आप अगर एज अ डायरेक्टर अगर इसकी टेकिंग ले रहे होंगे तो आप कैसे ब्रीफ करना चाहेंगे एक्टर्स को, या किस तरीके से आप बदलाव लेके आएंगे सीन में? जी एक्चुअली ये जिस टाइम की फिल्म है उस टाइम चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, मतलब शायद मुझे लगता है कि रील का जमाना था वो, आई थिंक। और मतलब बहुत ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें नहीं की जाती थी जितना आज डिजिटल ज़माने में की जाती हैं। हम एक ही सीन को 20 बार ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास रील का इशू नहीं है, हमारे पास डिजिटल कैमरे हैं, मेमोरी सेव होती जा रही है, हम हार्ड डिस्क आके रखी हुई है, हार्ड डिस्क बढ़ता जा रहा है, तो देखा जाएगा। तो उस तरीके से हम एक सीन के कई एंगल से कभी भी मतलब सबके रिएक्शन, सबके क्लोज दिखने की ज़रूरत है करके काटते हैं। उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम और इस सीन में अगर मैं बात करूं तो इसका कंटेंट इतना ज़्यादा जब आप सीन कोई देखते हो तो दो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। पहली चीज़ आती है, आप दो चीज़ों में उलझते हो से इन्वॉल्व होते हो। लाइक इन्वॉल्व किसमें होते हो? पहली चीज़ होती है कि आपका एक्टर क्या बोल रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है सीन में क्या मज़ेदार है देखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो इस पूरे सीन में एक्शन, मतलब एक्शन जो एक्टर का एक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो डायलॉग्स हैं वो ही अपने आप में पूरे हैं। मतलब सब कुछ बताने के लिए डायलॉग से ही सब कुछ पता मिल जा रहा है कि मतलब इसमें क्यों है फिल्म। तो हिडन चीज़ है कि हाउ पुलिस वर्क, मतलब पुलिस की एक जो इमेज बनी हुई है, और तो इसका वाइड शॉट इज ओके। अगर मैं भी होता तो थोड़ा बहुत मैं क्या नाम है जो शॉपकीपर है उसके रिएक्शन काटता थोड़ा फनी वे में। जी जी, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। एंड रेस्ट वैसे ही रहता, वाइड शॉट रहता, थोड़ा एक दो रिएक्शन होते और एक दो क्लोज होते बरसात से। अगर आप अभी अगर इसको मैं शूट करता जी और बहुत, क्योंकि डेविड धवन साहब मतलब वो फिल्म जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, वो देखने तो वो दिमाग में रह जाएगी, वो मजा आता है, वो जैसे जैसे डायलॉग आया जैसे पेट से मुंह से हंसी निकली, ठीक तो है। काइंड ऑफ दैट थिंग। इसी फिल्म का एक सीन मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा।
और उस पर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सीन था, मेरा मन कर रहा था कि पूरी फिल्म ही देखी, पर हमारे पास समय कम है। वही मैं कह रहा हूँ, ये फिल्म ऐसी है कि आप चला दो और देखते रहो। अभी मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा डीप में आपसे फिर से पूछना चाहूँगा। फिलहाल हमने ये देखा कि एक बाप और बेटी के बीच में तकरार हो रही है और लगभग मतलब वहाँ पे इंटरमिटेंट कटिंग भी थी जहाँ पर दोनों के एक्सप्रेशंस भी थे। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ सिनेमा को, कि वहाँ सब कुछ प्री प्लान्ड रहता है। जैसे हमने नेक्स्ट सीन में देखा कि कार कहाँ पे आके रुकी, तो एक कैमरे का एक फ्रेम सेट किया गया होगा। सेम वे में एक्टर की, आर्टिस्ट की मूवमेंट भी दी गई होगी। तो यहाँ पर मुझे ये जानना है कि जैसे रवीना टंडन जी थी, यहाँ पे आके 3 कदम आगे आई और उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, जो भी उनकी लाइन थी। सो क्या हम इतनी डिटेल में एक्टर्स को इनपुट देते हैं या हम कैसे इवॉल्व होने देते हैं कैरेक्टर को? अगर मैं कैरेक्टराइजेशन की बात करूं, आपके ब्रीफ के बारे में जानना चाहूँगा, आप कैसे ब्रीफ करते हैं कैरेक्टर्स को? नहीं, जो 3 कदम की बात है, अगर उस पर जाऊँ पहले तो बेसिकली जब हम फ्रेम सेट करते हैं मतलब इनका, तो एक्टर को बता दिया जाता है कि दिस इज द फ्रेम। इस फ्रेम के बाद आप कैमरे से आउट हो, ठीक है, और मार्किंग दी जाती है एक मतलब आप जहाँ पे खड़े हो और अगर आपको मूवमेंट करना है, कितना आगे आना है, तो ये आपको रिहर्सल की जाएगी एक कि आपके पास 3 कदम है, 3 कदम पे वहाँ पे एक मार्क लगा होगा। किसी भी तरीके से हम वहाँ पे एक मार्क लगाते हैं, कभी मार्किंग टेप होता है, कभी कुछ भी वो हो सकता है, वो ऑल ऑफ सडन तैयार हो जाता है। तो एक्टर को पता होता है कि दिस इज माय मार्क एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड फ्रॉम हियर अंटिल हियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वो सारा प्री हैंड होता है, प्री सेट होता है, उसमें कोई भी इस तरीके से नहीं होता कि अभी ऐसा है वैसा है। एक्टर अपने आप से इसमें, हाँ, डायलॉग में इम्प्रोवाइजेशन वो कर सकता है, बट फ्रेम के आउट नहीं जा सकता, वो फ्रेम उसको पहले से सब कुछ पता है जी। इसी सिलसिले में मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा और एक और क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किया है कि क्या दिखाने वाला हूँ। देखते हैं और फिर इस पे आगे बात करते हैं। 100%। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, क्योंकि अगर अपन थक गया तो समझो तला ठुक गया। अपन का नाम पंढरीनाथ पेडनेकर, पप्पू पाकिट मार बोलने रे, इजी है क्योंकि अपना हाथ मस्के से भी स्मूथ और बिजली से भी तेज है। ऐसा तितली जैसा छूने का और बाटली में उतारने का। क्या मात्रे भाव बंदी बरोबर हो गया क्या? ये शाणे आहे मला माझं पॉकेट कुठे गेलं? अरे वो मेरा पॉकेट चोर, अरे वो पॉकेट। पहले अपन काटता था, फिर पब्लिक में बांटता था, मस्त चल रहा था धंधा एकदम। क्या लवर लोग, वो देख ठाकू, अपन बिजली था, लेकिन एक दिन अपने को झटका लगा। उसके बाद अपन डायरेक्ट मस्के से मस्करी बन गया। अरे उस दिन मालूम पड़ा चोरी एक छोटा धंधा है करके, शाणे लोग तो असली कांड कर रहे थे। मतलब अपने को चमका ही नहीं भाई, क्या हो गया अपनी पब्लिक को, क्या क्या जेब में लेके घूम रही है। लेकिन एक दिन जब मार पड़ा ना, तब दिमाग का बत्ती जला। अपन की जेब में चिल्लर और पब्लिक का जेब में अखा नेटफ्लिक्स। उस दिन से पॉकेट मारना बंद और ये नवा धंधा चालू। अरे बल्ब गया यार। क्या बत्ती जी बोलने का ना खाली।
सो नितिन भैया, मेरा सवाल यहाँ पर स्मार्ट कंटेंट को लेकर के है। कोरोना के समय में वेब सीरीज़ और शॉर्ट कंटेंट जो लोग पहले फ़ोन पे देखना पसंद नहीं करते थे, नेटफ्लिक्स एंड अदर ऐप्स जो फिलहाल आ रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है और क्या ये हमारे सिनेमा या शॉर्ट टेकिंग या डायरेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है इसको बिगाड़ रहा है? फ्यूचर मतलब अच्छा है अगर सही तरीके से मैनेज रहा हर चीज। जी क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज की बात करो, अगर एक छोटे से बिजनेस की बात करो, मैंने एक मान लीजिए मोबाइल का कवर बनाना स्टार्ट किया और अचानक से मैं बहुत ही बड़ा हो गया और मैं मतलब मोनोपोली टाइप का चीज लाने लगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, अगर लोगों का नुकसान होता है तो उस नुकसान में सारे लोग आ जाते हैं। तो अभी है क्या कि नेटफ्लिक्स और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, अगर वो और सिनेमा जो वाले लोग हैं मिलके अगर सारी चीजें, क्योंकि अगर आप पुराना कुछ सर्च करोगे तो वेस्ट में भी ऐसे हुआ था, अचानक से एक बाढ़ आ गई थी ऑनलाइन की, एंड आफ्टर देन हॉलीवुड में, फिर आफ्टर देन बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई एंड देन दे टॉक, क्योंकि क्या है कि इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट थिंग। जी अगर सब कुछ सबको मिल रहा है देन इट्स ओके, बट अगर किसी ने 100 करोड़ की फिल्म बनाई तो ही विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट 150 करोड़ जी और 200 करोड़। तो उसके लिए फिर सिनेमा हॉल ही है। और मैंने अभी इस लॉकडाउन में बहुत फिल्में देखी हैं नेटफ्लिक्स पे, लैपटॉप पे और मोबाइल पे, बट जो मज़ा सिनेमा में है, आई थिंक मतलब सिनेमा हॉल में जो देखने का मज़ा है वो मिस है। पर एक यहीं पे मेरा सवाल। जी जी तो ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो इट्स गुड, हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, क्योंकि OTT पे कोई मतलब कंसर्न नहीं है फिलहाल, तो काफ़ी कुछ जो हम नहीं कह पाते वो भी कह सकते हैं, और अच्छे से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं कहनी चाहिए या नहीं बननी चाहिए वो भी बन रही हैं, तो बिकॉज ऑफ कोई सेंसर है, तो उससे क्या है, तो बहुत से लोगों का करियर खत्म हो रहा है, बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। जी मतलब बट ये कि ओवरऑल इट्स गुड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आप हमारे टॉक शो में आए। अभी हमारे पास लास्ट 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं ऑडियंस क्वेश्चन राउंड की तरफ बढ़ूंगा, पर उससे पहले जो कि हर एक टॉक शो की विधा होती है, एक तरीका होता है सम्मान का, तो क्योंकि हम अभी सामने नहीं हैं तो मैं ऑन स्क्रीन आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मोमेंटो जो हैं हम आपको प्रदान करना चाहते हैं RKD और JC प्रोडक्शंस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑडियंस से सवाल लेना चाहूँगा। एक पहला सवाल मुझे यहाँ पर मिला है वर्षा जी का, तो ये पूछती हैं कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है और थोड़ा बहुत आता भी है, बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री बहुत गलत है। तो क्या आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मैं कैसे ग्रो करूँ? क्या मुझे बम्बई आना चाहिए या दिल्ली में काम करना चाहिए? यार आपको कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए ये समझने वाला मैं कोई नहीं, ठीक है। और क्योंकि मेरे को भी लोगों ने मना किया था, मेरे घर वालों ने मना किया, सबने मना किया, बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सबकी अनसुनी करके मैं निकल गया, क्योंकि मुझे वो करना था, तो वो वैसे ही है। और बाकी चीज़ आपका इंटरेस्ट है या फिर वो आपका पैशन है, वो आपको खुद वर्क आउट करना पड़ेगा, तब तक आप चीज़ें करो, अपने आप को निखारो एज एन एक्टर। अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आपको चीज़ें मिल रही हैं, देन क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी काम हो रहा है, होएगा और नया काम भी होगा, तो आप करो। और जिस दिन आपको लगता है नहीं यार आई मेड फॉर दिस एंड दिस इज द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ, तो आप किसी से नहीं पूछे और आप खुद चले जाओ। जी अगला सवाल, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है तो मैं 2 ही सवाल पे ले पाऊंगा। अंजलि पूछती हैं कि कॉमेडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव?
एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और एक्टर की टाइमिंग होनी चाहिए और एक्टर के अंदर वेरिएशन खुद को मतलब उसको खुद को पता होना चाहिए कि मतलब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको क्या नया ला सकता हूँ। जी रिवाल जी, आपने सवाल लिखा नहीं है अपना, तो मैं देखता हूँ। इनका एक सवाल मेथड एक्टिंग के रिलेटेड है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। मतलब अचानक से जैसे स्विच ऑन होता है, किक फिल्म में नवाज साहब जैसे ट्रांजिशन लेके आते थे, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? उसके लिए मतलब काफ़ी पढ़ो, इससे आपके नॉलेज इंक्रीज होगा चीज़ों का। और थिएटर अगर आप कर रहे हो तो और अच्छे से करो, अपने मेंटोर से बात करो।